नमस्कार। हमारी क्रिया से संबंधित श्रृंखला चल रही थी और पिछली कक्षा में हमने लगातार कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद सक्रामक और अकर्मक को समझा। उसके बाद पिछली कक्षा में हमने वो प्रयोग, रचना, बनावट के आधार पर क्रिया के 8 भेदों को अच्छे से समझा और पिछली कक्षा में हमने वो 4 भेद करा दिए। तो आज की कक्षा में हम वो प्रयोग, रचना, बनावट के आधार पर क्रिया के 8 भेदों में से पिछले जो 4 भेद हो गए उससे आगे वाले 4 भेद पढ़ेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि प्रयोग, रचना, बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि प्रयोग, रचना और बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। तो ये आपके 8 भेद होते हैं जो आपके क्रिया, रचना और बनावट के आधार पर क्रिया के भेद हैं। 8 भेदों को हमने बहुत ही आसान ट्रिक से समझा था और वो ट्रिक था हमारा S फॉर P2N के। हमने ट्रिक पढ़ा था S फॉर P2N और K। S फॉर के अंदर हमने वो 4 क्रियाएं पढ़ी थी। वो है हमारी सामान्य क्रिया, फिर है हमारी सहायक क्रिया, फिर हमने पढ़ा सहायक क्रिया, फिर हमने पढ़ा था संयुक्त क्रिया, फिर हमने पढ़ा थी सजातीय क्रिया। तो पिछली कक्षा में हम इन S4 की 4 क्रियाओं को पढ़ चुके हैं और आज इस कक्षा के अंदर हम P2 और NK को पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं P2 और NK। तो P2 में हम ध्यान देखेंगे कि P2 के तहत है वो आपके पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया आती हैं। पूर्वकालिक क्रिया और दूसरी आपके आती है P के तहत आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे N फॉर और K फॉर। N नाम धातु क्रिया और K यानी आपके कृदंत क्रिया। तो ये था हमारे प्रयोग, रचना, बनावट के आधार पर क्रिया का भेद, जिसे हमने S फॉर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया पढ़ा। उसके बाद हम आज कक्षा में आपके P2 पूर्वकालिक क्रिया और P पर प्रेरणार्थक क्रिया, फिर नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया को पढ़ेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं इन क्रियाओं के बारे में। तो 8 भेद के अंदर हमने पिछली कक्षा में वो S4 के 4 भेद पढ़ लिए थे। आज हम P2 के 2 भेद पढ़ते हैं। तो P2 में आपके एक तो आपके आ जाएंगे प्रेरणार्थ पूर्वकालिक क्रिया और दूसरी है आपके प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया और दूसरी आपके प्रेरणार्थक क्रिया। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया को। तो इस प्रकार हमारी पिछली 4 क्रिया हो गई थी। आज हमारी 5वीं क्रिया वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया को पढ़ने से पहले हम इसकी अच्छे से परिभाषा समझते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखो, जब वाक्य में 2 भिन्न क्रियाएं दी हुई हो तब पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं। साधारण सी परिभाषा है कि वाक्य में आपको 2 क्रिया मिलेगी, एक पहले क्रिया हो जाएगी और एक बाद में क्रिया हो जाएगी। तो हमें यह ध्यान रखना है, वाक्य में जब जो पहले क्रिया संपन्न होगी वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो पूर्वकालिक क्रिया को हम पढ़ने के लिए समझते कि सबसे पहले इसकी उदाहरण देखते ताकि हमें इसे पूर्वकालिक क्रिया को आराम से समझ सके। जैसे
बालक नहाकर सो गया। बालक नहाकर सो गया। अब इस वाक्य में अगर हम देखते हैं तो क्रिया दो है, एक तो आपके नहाना और दूसरा सोना। तो सोने से पहले आपके नहाने की क्रिया संपन्न हो चुकी है, तो आपको यहाँ पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी आपके नहाकर। दूसरा इसका ट्रिक हमें ध्यान रखना है पूर्वकालिक क्रिया का, कि जब वाक्य में आपके कर या करके आता है तो आपके पूर्वकालिक क्रिया होती है। ये आपको ट्रिक याद रखना है कि जब वाक्य के अंदर आपके कर या करके आता है तो आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। इस वाक्य में स्पष्ट दे रखा है नहा कर शब्द आ गया, इसलिए आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। हम और देखते हैं कि सीता बाजार जाकर आ गई। वाक्य दे रखा है जाकर। अब हमें स्पष्ट पता चल गया कि कर शब्द आया है। कर या करके आने से वाक्य में कुछ शब्द आता है तो आपके पूर्वकालिक क्रिया होती है। फिर भी हमें यह ध्यान रखना है कि आना, जाना और आना, यहां पर दो क्रिया संपन्न हुई है वाक्य के अंदर। जाकर जाना, आकर आना। जाकर आ गई तो पूर्व क्रिया आपके आ से पहले आपके पूर्व क्रिया जाकर हो गई, इसलिए यहां पर जाकर आपके पूर्वकालिक क्रिया होगी। हम और वाक्य देखते हैं कि दादाजी घूमकर आ गए। दादाजी घूमकर आ गए, तो यहां पर हम देखते हैं तो घूमकर आपके पूर्वकालिक क्रिया हो गई। इस प्रकार हमने अभी समझा है पूर्वकालिक क्रिया। जब वाक्य में दो भिन्न क्रियाएं दी हुई हो तब पहले संपन्न होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है आपके ट्रिक, आपको ये ध्यान रखना है कि जब वाक्य के अंदर आपके कर शब्द आता है या फिर आपके करके शब्द आता है, जब वाक्य में आपके कर शब्द या करके शब्द आता है तो आपके पूर्वकालिक क्रिया की विशेष पहचान है। जैसे नहाकर, जाकर, घूमकर, विद्यार्थी पढ़कर सो गया, पढ़कर, बोलकर, बैठ गया, नहाकर सो गया, तो ये सारे शब्द आपके पूर्वकालिक क्रिया के होंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रिया का दूसरा भेद, वो है प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया का दूसरा भेद हमारे वो है प्रेरणार्थक क्रिया को अब हम पढ़ते हैं दूसरा भेद। क्रिया का आपके दूसरा भेद है, यानी कि अब क्रिया नंबर होगी आपके 6, वो है आपके प्रेरणार्थक क्रिया। आसान सा शब्द है कि जैसा शब्द में दे रखा है उसी तरह ये भी क्रिया भी आपके होगी कि शब्द दे रखा है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरों को करने की प्रेरित करता है तो वहां आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जब वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी अन्य को करने हेतु प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी अन्य को करने हेतु प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सीधी सी परिभाषा ध्यान रखनी हमें कि वाक्य में स्वयं कर्ता कार्य नहीं कर रहे, वो किसी और से कार्य करवाता है। तो हम जैसे देखते हैं कि सरपंच ने मजदूरों से तालाब खुदवाया। सरपंच ने मजदूरों से तालाब खुदवाया। अब यहां पर कार्य सरपंच के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जबकि यह कार्य मजदूर के द्वारा किया जा रहा है, तो हमें स्पष्ट होता है कि सरपंच ने स्वयं कार्य न करके कार्य किससे करवाया है, मजदूरों से। तो यहां पर स्पष्ट होता है यहां पर आपके प्रेरणार्थक क्रिया होगी, यानी कि सरपंच ने मजदूरों से कार्य करवाया। हम और देखते हैं कि मीना ने
मीना ने गीता से पत्र लिखवाया। मीना ने गीता से पत्र लिखवाया। यहां पर कार्य करता कौन है? मीना है, जबकि वो स्वयं कार्य न करके गीता के द्वारा कार्य करवा रही है। तो यहाँ पर कार्य आप गीता कर रही है। मीना ने गीता से पत्र लिखवाया, यानी स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तो हमें प्रेरणादायक क्रिया में यह ध्यान रखना है कि वहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहां पर हो गया मीना ने गीता से पत्र लिखवाया, तो यह आपके प्रेरणादायक क्रिया हो गया। दादाजी ने बेटी से बर्तन धुलवाए। अब यहां पर हम देखते हैं, तो दादाजी करता है और कार्य करने वाली बेटी है, कि दादाजी ने स्वयं कार्य न करके अपनी बेटी से कार्य करवाया, बर्तन धुलवाने का कार्य बेटी से करवाया। तो यहां पर आपकी प्रेरणादायक क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। तो सीधी सीधी हमें ध्यान रखना है कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को करने हेतु प्रेरित करता है, तो वो आपकी प्रेरणादायक क्रिया होती है। तो हमने P2 के तहत 2 क्रिया पढ़ी। पूर्वकालिक क्रिया जब कर और करके आता पूर्वकालिक क्रिया होती है। फिर हमने पढ़ी प्रेरणादायक क्रिया जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है, तो वो आपके प्रेरणादायक क्रिया हो जाएगी। अब हम क्रिया के 2 भेद और है कि S फॉर P2 N और K। अब हम पढ़ते हैं N और K के बारे में। N K के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत ही आसान रहेगा। अब हम पढ़ते हैं वो है N और K के बारे में। N और K हमारा S फॉर P2 और N K में S फॉर की हमने सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया और सजातीय क्रिया पढ़ी। P2 में हमने पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणादायक क्रिया को पढ़ा। अब हम N2 में पहले पढ़ते हैं N के बारे में, जो N का मतलब होता है आपके नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, इसकी परिभाषा है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से निर्मित क्रिया शब्द। हमें ध्यान रखना है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण निर्मित क्रिया शब्द को हम वो नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से निर्मित क्रिया शब्द आपके नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण निर्मित शब्द को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब नाम धातु क्रिया कैसे होगी? जैसे आपके गर्म से गरमाना, आपके लाज, ये आपके विशेषण है, लाज से लज्जाना। शर्म आपका विशेषण है, तो शर्म से शर्माना। अपना आपके सर्वनाम है, तो अपना से अपनाना, ठीक है ना। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनते हैं। और भी हम देख सकते हैं विशेषण से भला, तो यह हो जाएगा भलापन। तो ऐसे खूब शब्द होते हैं जो आपके क्रियाओं का निर्माण करते हैं। तो वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण निर्मित क्रिया शब्द आपके नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब हो गया आपके के यानी कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया की जिन मूल धातु के साथ प्रत्यय लगने से निर्मित शब्द आपके कृदंत क्रिया कहलाती हैं। कृदंत क्रिया कहलाती हैं।
साधारण सी परिभाषा है। हमें कृदंत क्रिया की परिभाषा को पहचानने के लिए ध्यान रखना है कि जिन मूल धातु के साथ प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारा मूल धातु है लिख। अब लिख के साथ अगर हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो यह बनता है लिखना। ता प्रत्यय लगाते हैं तो लिखता। हम कर प्रत्यय लगाते हैं तो लिख कर। इसी प्रकार हम देखते हैं पट धातु है और पट के साथ हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो ये बनता है आपका पढ़ना। ता लगाते हैं तो पढ़ता। कर लगाते हैं तो पढ़कर। इस प्रकार धातु के साथ लगने से बनता है। तो ये हो गया आपके कृदंत क्रिया। तो आज की कक्षा में हमने बहुत ही बारीकी से वो एस फॉर P2 और N के ये वो प्रयोग, रचना, बनावट के आधार पर क्रिया के सभी भेदों को पूर्ण रूप से संक्षिप्त, साथ गर्भित और समझदारी से आपको अच्छे से समझाया। विश्वास है कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद सकर्मक अकर्मक आप बहुत अच्छे समझ आया। और भी आप विश्वास ये है कि आपको प्रयोग, रचना, बनावट के आधार पर भी क्रिया के जो भेद बताए 8 वो भी आप बहुत समझ आए हैं। विश्वास करते हैं कि परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगली कक्षा में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।